हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए दोस्तों, आप सबके कमेंट आ रहे थे कि मैम जो पीजीटी हिंदी का जो सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट है हुआ है उसका एनालिसिस करवा दीजिए। ठीक है, तो आप थोड़ा सा मेरी आवाज़ समझने का प्रयास करें क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है। हो सकता है आपको दिक्कत आ सकती है, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लेना कि जो भी बातें मेरी समझ में ना आए तो। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। देखिए, ये था समय निर्धारित, यानी समय थे इसमें 3 घंटे निर्धारित समय और अधिकतम अंक दिए गए थे आपके 150 अंक अधिकतम दिए गए थे। 150 यानी कि आपका 150 नंबर का पेपर था। समय था आपका 3 घंटे, यानी जो बच्चे अभी एस्टेट करके आए हैं वो आगे की पेपर की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए है। तो देखिए, कुल है 18 प्रश्न है, जिसमें से आपको करने हैं 15 प्रश्न करने हैं। 18 में से 3 प्रश्न करने हैं, कोई भी प्रश्न आप छोड़ सकते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको संपूर्ण जानकारी होती चली जाएगी, यानी जैसे ही आप प्रश्न पत्र देखेंगे आपके समझ में आ जाएगा। यानी 18 में से कोई भी आप 3 प्रश्न छोड़ सकते हैं, कोई भी 15 प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्नों की शब्द सीमा विनिर्दिष्ट का अनुसरण करें, यानी जो निर्देश दिए गए। विनिर्दिष्ट का मतलब होता है जो निर्देश दिए गए हैं, तो ये उनके कि आप इन निर्देशों का पालन करें, अनुसरण करें। ठीक है, आगे देखेंगे। पहले तो क्या है, ये इंडेक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसके देखें, प्रश्नों के प्रयासों की गणना क्रमानुसार की जाएगी, यानी प्रश्नों के प्रयास की गणना क्रमानुसार के आंशिक रूप से दिए गए प्रश्नों के उत्तर को भी मान्यता दी जाएगी। उसे न काटा गया हो, उत्तर पृष्ठ से खाली छोड़े कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को काट दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर आपने मान लीजिए आपको आ रहे थे 13 प्रश्न आ रहे थे, कुछ प्रश्न ऐसे थे जो आपको मान लीजिए 2 प्रश्न आपको आधे आधे आ रहे थे, वो अपने आधे आधे कर दिए, यानी थोड़ा बहुत उसके बारे में भी लिख दिया, तो उसके भी आपको नंबर मिलेंगे। उसके नंबर यानी चाहे आपने 1 लाइन लिखी है, 2 लाइन लिखी, 1-2 नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने प्रश्न लिख कर, मान लीजिए आपने इतना प्रश्न लिखा यहाँ तक और फिर लिख कर आपने काट दिया, तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये इसमें इस लाइन में ये कहने का कहा गया है। फिर देखिए, कोई अतिरिक्त सीट उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी, यानी कि कोई अतिरिक्त सीट उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी, यानी जो आपको कॉपी दी जाएगी उसी में आपको लिखना होगा। तो इसमें कॉपी इतनी दी गई थी कि आपको क्या है और कॉपी लेने की आवश्यकता नहीं थी। अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर आपको ज़्यादा लिखना हो, उतना ज़्यादा आप नहीं लिख पाओगे, क्योंकि समय सीमा इतने, यानी 3 घंटे में ये प्रश्न पत्र करना ही बड़ा मतलब बहुत मुश्किल काम है। यानी पेपर आसान आता है, लेकिन क्या है, लेंथ यानी विस्तार से इसका विस्तार इतना है, यानी इतना बड़ा है, इसका पूरा करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। पेपर इतना मुश्किल नहीं आता है। तो इसलिए अगर आप इतना लिखोगे तो कम से कम 3 प्रश्न आप उसमें, यानी 3 पेपर आप उसमें कर सकते हो। बहुत सारी सीट खाली रह जाती हैं, तो अपने मन में ये भ्रम ना पाले कि हमें और सीट की आवश्यकता होगी, यानी उसमें हम कर पाएंगे या नहीं कर। आप आसानी से उसमें 3 पेपर भी कर सकते हो, 2 पेपर और भी कर सकते हो, इतनी आपको सीट आराम से मिलेंगी। ठीक है, तो आपके ये डाउट देख लें। प्रश्नों के उत्तर प्राधिकृत माध्यम द्वारा लिखे जाने, प्राधिकृत माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर में कोई अंक नहीं मिलेंगे। ये नहीं कहने का अभिप्राय है, जैसे आपको ये दिए गए हैं, नियम दिए गए उसी में, यानी कि मान लीजिए जहाँ से पूछा गया है, जो प्रश्न पूछा गया है उसी में उसी उतना ही आपको उत्तर देना है। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए एक पाठ में जो भी पाठ में दिया गया उस प्रकार ही आपको उत्तर देना। ये नहीं कि आप इधर उधर की बातें लिखेंगे तो उन बातों से आप बचेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखें, ये आया है, कबीर के आलोच्य पदों के आधार पर उनके दर्शन को रेखांकित कीजिए। तो कबीर इसमें है आरोह भाग, आपके आरोह भाग 1 1 है, 1 2 है, वितान भाग 1 2 ये आपके सिलेबस में है, जो आपकी 11वीं 12वीं की पुस्तक है। तो कबीर को अगर देखा जाए तो ये साहित्य में भी है, परंतु ये हमारे क्या है, आरोह भाग में, यानी 11वीं 12वीं की पुस्तक में भी, इसमें आप देखेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे, ये मीराबाई के से लिया गया है, ये भी आपकी 11वीं 12वीं की पुस्तकों में है।
से लिया गया। इसके बाद है आज़ादी के आंदोलन में भारतीय समाचार पत्रों की सामाजिक पक्ष को उजागर करें। ये बिल्कुल एज इट यानी बिल्कुल सेम की सेम ये जनसंचार अभिव्यक्ति और माध्यम में से उस पुस्तक में से लिया गया है। ठीक है, ये आपकी है 11वीं 12वीं की पुस्तक, दोनों में सेम लगती है, तो वहाँ से लिया गया है ये। आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा वर्तमान की सामाजिक प्रशासनिक और न्याय व्यवस्था को व्यापक करते भ्रष्टाचार को उजागर करती प्रतीत हो रही। संदर्भ में उदाहरण देते हुए अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न नमक का दरोगा यानी प्रेमचंद की कहानी यानी ये भी आपकी 11वीं की 12वीं की पुस्तकों में से ही है। ये आपको दोनों ही करने। निर्मला पुतुल ये एक निर्मला पुतुल क्या है, एक कविता है। ये भी आपकी 11वीं 12वीं की पुस्तकों में ही है। यानी मैं बार बार मैं ये बोल रही हूँ, बार बार ये नहीं कि 11वीं में है 12वीं नहीं, आरो भाग 1 है, आरो भाग 2 में। ठीक है, तो देख ले किस किस में से क्या क्या एनालिसिस करेंगे। मनोज श्याम जोशी की सिल्वर की वितान में से है आपका। वह पुरानी और नई पीढ़ी के बीच द्वंद्व को स्पष्ट करते तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसमें ये है, इसमें क्या है आगे देखिए। कविता में शब्दों के चयन की सामाजिक प्रासंगिक का वर्णन कीजिए। तो कविता के शब्दों की चयन ये क्या है, कविता क्या है, इसमें से ये भी आपका उसी में है। आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे खतरनाक ये भी आपकी पास की क्या है, कविता है सबसे खतरनाक। तो इसमें दिया ये भी कविता में से पूछा गया है, इसकी आपको व्याख्या करनी है और अपने शब्दों में क्या है थोड़ी बहुत कर सकते हो। फिर बादल राग कविता ये है निराला की प्रगतिवादी कविता है, कैसे है ये भी आपको स्पष्ट करना है। आगे बढ़ते हैं भाई। अगर आपको लग रहा है कि मैम ये नहीं करवा रही है, तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसका अपनी जैसे भी मैं अपनी तरफ से कैसा कितना कर सकती हूँ, अगर आपके मन में इस सवाल है मैम इसको सोल्व करके दिखा दीजिए, तो मैं करवा के दिखा दूँ। वैसे क्या है आप अपने शब्दों में अपनी समझ के अनुसार इसे करेंगे। मेरा दृष्टिकोण अलग हो सकता है कुछ प्रश्नों के बारे में, आपका दृष्टिकोण अलग हो सकता है। फिर क्या है, सीरीज के फूल निबंध के माध्यम से द्विवेदी जी ने क्या संदेश दिया है। ठीक है, तो सीरीज के फूल निबंध के माध्यम से क्या संदेश दिया, इसमें आप देखेंगे ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। ठीक है, तो इसमें क्या संदेश दिया गया है, ये आप जब इसे संपूर्ण पढ़ेंगे तो किस प्रकार से सीरीज का फूल के यानी कि गर्मी में यानी खिलता रहता है, मुरझाता नहीं है। सभी पेड़ पौधे सूख जाते हैं लेकिन सीरीज का फूल क्या है, खिला रहता है। तो उसी प्रकार एक नवयुवक को यानी जो आने वाली जो पीढ़ी है, जो युवा है, उनको भी ये संदेश लेना चाहिए कि अपने दुखों अपने कष्टों में संघर्ष करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस प्रकार का संदेश इसमें दिया गया है। फिर है प्रायवाची शब्दों की उपयोगिता का प्रकाश डालिए। एक तरह से देखा जाए तो ये व्याकरण का ही 100% ये प्रश्न, लेकिन क्या है ये इस प्रकार से पूछा गया है, इसमें थोड़ा सा घुमा फिरा के यानी आपका दृष्टिकोण क्या रहता है, अपनी तरफ से कुछ लाइनें लिखने के लिए एक तरह से कहा गया है। वैसे तो ये प्रायवाची का ही प्रश्न है, लेकिन आपकी उपयोगिता के बारे में लिखना है भाई क्या कहाँ ये उपयोग किए जाते हैं। अब ये नहीं आप छोटे बच्चे तो नहीं है 7वीं 8वीं के जैसे प्रायवाची क्या है उसे कहते हैं, ये है वो है, ऐसा नहीं, थोड़ा सा आपको थोड़ा बदलना पड़ेगा। ठीक है, और प्रायवाची और अनेकार्थी शब्दों में अंतर पूछा गया है, तो आप इधर प्रायवाची लिख सकते हैं, इस अनेकार्थी यानी दोनों का आप अंतर कुछ अंतर 3-4 यहाँ लिखेंगे, कुछ यहाँ, तो स्पष्ट हो जाएगा। फिर आदिकालीन साहित्य की युगीन परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए। तो ये आदिकालीन साहित्य की युगीन परिस्थिति जैसे सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी थी, आर्थिक परिस्थिति कैसी थी, सांस्कृतिक कैसी थी, वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियाँ कैसी थी, तो ये पूछा गया है। रीतिकाल के प्रसिद्ध बिहारी जैसे ये रीतिकाल की हैं, जो रीति सिद्ध कहे जाते हैं, जो रीति किसके भाव पक्ष को उद्घाटित करना है, यानी भाव यानी उनके अपने भाव कैसे थे, श्रृंगारिक भाव थे, वीर रस के भाव थे, कैसे भाव थे, इसको आपको स्पष्ट करना है। फिर क्या कहे हैं, शब्द शक्तियाँ अभिधा लक्षणा व्यंजना पर प्रकाश डालने, ये शब्द शक्तियाँ पूछी गई हैं। तो देखो ये इसमें क्या है, इसमें आपके 3 भागों में बांटा गया है प्रश्न को, 3, 3 और 4 यानी कुल 10 नंबर के हुए। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल था कि मैम 10-10 नंबर के आएंगे सारे। तो देखो वैसे तो 10 नंबर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या है 3-3 नंबर में भी डिवाइड किए गए हैं। तो आप ये नहीं कर सकते सारे आप बड़े बड़े प्रश्न तैयार कर लो, कहने का मतलब है कि आप छोटे प्रश्नों को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, उन पर भी आप बारीकी से ध्यान देंगे।
फिर है पत्रकारिता के विविध आयामों पर प्रकाश डालिए। भाई पत्रकारिता क्या है, भूमिका लिखनी, इसका अर्थ लिखना है, भूमिका लिखनी है, फिर क्या उसके विविध आयाम लिखने हैं यानी उसके बारे में बताना है। तो ये विषय 10 नंबर का ये प्रश्न रहेगा। ये भी जनसंचार अभिव्यक्ति और माध्यम में से लिया गया है। फिर ये भी आपकी व्याकरण से ही। नगर पुलिस अधीक्षक एक पत्र लिखकर सूचित कीजिए कि मोहल्ले में चोरी की घटनाओं में वृद्धि हो रही है या पुलिस गश्त बढ़ाई जाए। तो इसमें क्या है, चोरी की जो चोरी हो रही है उसकी क्या है, रोक लगाने के लिए पुलिस को गश्त, यानी गश्त का मतलब होता है कि जैसे फेरी नहीं है जो रात को जो पहरेदारी करनी है, उस तरह से लिया गया है। तो ये भी आपकी क्या है, व्याकरण में से ही पत्र एक लिखना है, आपको व्याकरण में से दिया गया है। ठीक है। फिर डॉक्टर अम्बेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज की कल्पना क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये भी आपकी 11वीं-12वीं की पुस्तक में ही है, इसको भी आप ध्यान से पढ़ लेंगे। तो इसमें ये दिया गया है। आगे बढ़ते 10 नंबर का है। फिर लिंग वचन कारक का विस्तृत क्या है, परिभाषा करनी है। 3 नंबर के लिंग हो जाएंगे, 3 के वचन हो जाएंगे और 4 नंबर के आपके कारक पूछे गए हैं। तो यहाँ आपको ये पेपर आएगा। अब आपके मन में जो करके आए हैं उनके मन में ये है सवाल होगा कि कितनी कट ऑफ जाएगी। देखो भाई ध्यान दीजिए, कट ऑफ का मैं इतना कह सकती हूँ कि इसमें आपका एक तरह से देखा जाए तो जो कितने दिन में रिजल्ट आएगा, कितनी कट ऑफ रहेगी, तो लगभग 1 महीने में आपका रिजल्ट आने की संभावना है। मैं संभावना बता रही हूँ कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह से HPSC सुपरफास्ट चली हुई है तो 1 महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा और तकरीबन ये प्रोसेस आपकी मार्च तक संपूर्ण हो जाएगी। जैसे आपके इंटरव्यू है 2 गुना आपके इंटरव्यू में लिए जाएंगे। जैसे आपकी कुछ जो लगभग 70 वैकेंसी है तो 140 के आसपास प्लस ही लेंगे, 140 से प्लस, तो 2 गुना आपके इंटरव्यू में बुलाए जाएंगे साक्षात्कार के लिए, जिसे आप कहते हैं। इसके अलावा कट ऑफ की ये है कि जो अभ्यर्थी, वैसे तो कट ऑफ का कोई हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकते हैं, लेकिन जो अभ्यर्थी 10 नंबर से प्लस करके यानी 10 नंबर तक आपने जो है प्रश्न किए हैं, 15 में से 10 आपने अच्छी प्रकार से किए हैं, तो आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। हम इसका स्टिक नहीं बता सकते क्योंकि भाई देखो ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होता है यानी ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न आते हैं उसको हम ये बता सकते हैं कि इतने में से इतने सही हैं, तो हमें आंसर के हिसाब से पता चल जाता है हमारा सिलेक्शन होने, कितने तक के कट ऑफ जाने की संभावना, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन इसमें हम ऐसा कुछ बता नहीं सकते हैं। लेकिन मेरे कहने का अभिप्राय है कि 15 के प्रश्न करने तो अभ्यर्थियों ने किए भी है, ऐसा नहीं है नहीं किए हैं, लेकिन जिन्होंने लग रहा है कि 10% मेरे सही हैं वो इंटरव्यू की तैयारी अपनी कर सकते हैं। 1 महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपके रिजल्ट, और जो अब है कि जो मैं आगे की तैयारी की मैं बात कर देती हूँ। अब हमारी क्लासें निरंतर चलेंगी, मैं कोशिश करूँगी, मेरे लोग काफ़ी लंबे समय से मेरी तबीयत ख़राब चली हुई है और जैसे ही मैं मतलब अब मैं तो ये तो चलता ही रहता है भाई, शरीर का जो प्रोसेस है कभी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो ये नहीं कि आपकी तैयारी में अब कोई प्रभावित नहीं होने दूंगी। अब क्या, अगर कोई नेट की तैयारी कर रहा है या फिर क्या है कि KVS TGT PGT की या फिर किसी भी TGT जैसे KVS एडिटर प्लस भी है, तो अब हम अपनी तैयारी निरंतर आगे बढ़ाएंगे, निरंतर आपको क्लास मिलेंगी। आपके मन में सवाल होगा, अब बहुत सारे अभ्यर्थी ये इनके मन में संशय ये रहता है कि मैम आप KVS में आएगा, एडिटर प्लस भी में आएगा। तो मैं एक बात बता दूं आपको, साहित्य आप देखो, साहित्य होता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे नेट का हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, सब व्याकरण होता है। थोड़ा सा अंतर हमें कहाँ देखने को मिलता है, सिर्फ जो NCERT की पुस्तकें वहाँ आपको थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है, बाकी हर विषय का पाठ्यक्रम सेम होता है। अब बहुत सारे कोर्स बेचते हैं तो मैं उनके लिए उनको क्या निकाल देते कि अब ये कोर्स उसके लिए, अब ये उसके लिए, और अभ्यर्थी क्या है पागल बन भी जाते हैं और उन्हीं को उचित ठहराते हैं, हाँ भाई ये उसके लिए। तो ये एक बात बताओ आप ध्यान से, आप सभी समझदार हो, आपने भी टेस्ट के क्वालिफाइड किए हैं, तो देखेंगे आप देखो अष्टछाप है, उदाहरण से बता रही हूँ, अष्टछाप है तो वो क्या है, नेट में भी वही है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी वही है, वही KVS TGT PG एडिटर प्लस भी में या कहीं भी NVS में सभी वही है, तार सप्तक भी वही होता है, आदिकाल भी वही होता है, उनका नामकरण भी वही होता है। तो मेरे कहने का अभिप्राय, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपको हिंदी विषय से संबंधित क्लासेस निरंतर मिलेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल निःशुल्क मिलेंगी। जल्दी ही हम तैयारी शुरू करने वाले हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी इसका फ़ायदा उठा सकें। हम क्या है निरंतर क्लासेस चालू रखेंगे
और अगर आप चाहते हो कि ये प्रश्न मैं करवाऊँ तो मैं जैसे मुझे कुछ समय निकाल कर के मैं आपकी ये भी तैयारी करवा दूँगी। वैसे तो मुझे नहीं लग रहा कि इसमें आप खुद कर सकते हो। मेरे कहने का अभिप्राय है कि ज़्यादातर आपके आरो भाग 1 और 2 से प्रश्न बनते हैं, जनसंचार अभिव्यक्ति के, व्याकरण के भी, और क्या है वितान से तो एक ही प्रश्न पूछा गया, लेकिन फिर भी आपने इनकी तैयारी कर लेनी है। आरो भाग 1, 2, वितान भाग 1, 2 और साहित्य और क्या है आपके जनसंचार अभिव्यक्ति और माध्यम, इन्हीं पुस्तकों से प्रश्न आते हैं। फिर भी कोई डाउट है आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहें, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।